काव्य हेतु पढ़ना था आज की क्लास में। कल काव्य लक्षण हम लोगों ने पढ़ा था, विद्वानों के द्वारा काव्य का क्या लक्षण दिया गया, इस पे चर्चा की। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। हम सभी जानते हैं हेतु माने कारण। काव्य हेतु मतलब काव्य, काव्य का कारण, ठीक है, काव्य रचना का कारण, ठीक है। यानी वह साधन, काव्य हेतु का तात्पर्य वह साधन जिनसे काव्य का सृजन होता है, हेतु कहलाता है, काव्य का हेतु कहलाया, ठीक है। तो कहते ऐसे कुछ साधन होते हैं जो कवि को काव्य सृजन के योग्य बनाते हैं, ठीक है। काव्य के वो काव्य हेतु कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर अन्य शब्दों में बात करें तो काव्य के वे कारण जिनसे रचना संभव हो पाती है, काव्य हेतु कहलाते हैं, ठीक है। काव्य शास्त्रियों की दृष्टि में काव्य हेतु क्या है, किसे इन्होंने काव्य का हेतु माना, इसकी बात करें तो संस्कृत काव्य शास्त्रियों की बात करें तो आचार्य भामह से बात करते हैं। आचार्य भामह ने क्या कहा? आचार्य भामह के अनुसार इन्होंने प्रतिभा को काव्य का अनिवार्य काव्य हेतु माना है, ठीक है। प्रतिभा को अनिवार्य काव्य हेतु मानते हैं भामह, और व्युत्पत्ति की उपयोगिता स्वीकार कर कवि के लिए लोक शास्त्र तथा कला का ज्ञान आवश्यक माना है, ठीक है। यानी भामह कहते हैं, आचार्य भामह के अनुसार काव्य करने के लिए कवि को प्रतिभा की अनिवार्य तत्व प्रतिभा है, उसके अंदर वो प्रतिभा होनी चाहिए, तभी वो काव्य कर सकता है, काव्य रचना कर सकता है। और व्युत्पत्ति की उपयोगिता को भी स्वीकार करते हैं कि व्युत्पत्ति भी का भी की उपयोगिता भी है, और कवि को लोक शास्त्र तथा कला का ज्ञान भी होना चाहिए। ये सारी चीजें मिलकर के काव्य हेतु का कारण बनते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो ये प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। अन्य काव्यों के अध्ययन और काव्यों का निर्देश प्राप्त कर कवि को काव्य रचना में प्रवृत्त होने की बात कर इन्होंने प्रकारांतर से अभ्यास का निर्देशन किया है, यानी अभ्यास की भी बात की। तो अगर बात करें तो कहीं ना कहीं भामह ने काव्य के तीनों हेतुओं को स्वीकारा है, यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, जो काव्य के तीन हेतु मुख्य माने गए, ठीक है। तो इनको कहीं ना कहीं उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन मुख्य किसको माना है? प्रतिभा को माना है। और इनके अनुसार, भामह के अनुसार, गुरु के उपदेश से जड़ बुद्धि व्यक्ति भी शास्त्रों का अध्ययन करने में सफल हो सकता है, पर काव्य तो किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति में यदा कदा ही स्फुटित होता है, ठीक है। तो ये भामह कहते हैं अगर हमारे अंदर हम चाहे कितने भी ज्ञानी हैं, कितने भी बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन हमने कर लिया हो, ग्रंथों का अध्ययन कर लिया हो, लेकिन हमारे अंदर वो प्रतिभा नहीं है तो हम काव्य सृजन नहीं कर सकते, चाहे कितने बड़े हम हिंदी के विद्वान क्यों ना हो। तो भामह वही बात कहते हैं कि गुरु के उपदेश से, गुरु के मार्गदर्शन से कोई मूर्ख जड़ बुद्धि भी शास्त्रों का अध्ययन करने में सफल हो सकता है, लेकिन काव्य रचना तो वही कर सकता है जो प्रतिभाशाली है, जिसके अंदर प्रतिभा है, ठीक है। तो ये भामह की बात है। आचार्य दंडी क्या कहते हैं काव्य हेतु के विषय में? तो दंडी कहते हैं प्रतिभा शास्त्र ज्ञान यानी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का तात्पर्य क्या होता है? शास्त्र ज्ञान से, ठीक है। व्युत्पत्ति का मतलब शास्त्र ज्ञान और अभ्यास। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों के सम्मिलित रूप को इन्होंने काव्य का हेतु माना, आचार्य दंडी ने, ठीक है। तो तीनों को मानते हैं, ये चीज बस नोट करिएगा, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये तीनों काव्य हेतु है। और रुद्रट के अनुसार शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों काव्य निर्माण के हेतु है। इन्होंने प्रतिभा को क्या कहा? शक्ति कहा। और व्युत्पत्ति और अभ्यास के तीनों काव्य के हेतु रुद्रट के अनुसार। वामन के अनुसार बात करें तो लोक विद्या और प्रकीर्ण। लोक विद्या प्रकीर्ण यानी लोक विद्या, लोक का अर्थ मतलब लोक व्यवहार का ज्ञान, विद्या का अर्थ है व्युत्पत्ति, और प्रकीर्ण का अर्थ है लक्ष्य व्यक्ति, यानी कि इन तीनों चीजों का ज्ञान अगर है, ये तीनों चीजें मिलकर के काव्य हेतु का कारण बनती है। तो आचार्य वामन के अनुसार प्रकीर्ण के अंतर्गत वामन ने 6 हेतुओं की चर्चा की है। और एक चीज आती है, इन्होंने आचार्य वामन ने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। हेतु के बदले काव्यांग शब्द का निरूपण ये करते हैं। तो लोक विद्या प्रकीर्ण, ये क्या है? काव्य के तीनों हेतु आचार्य वामन के द्वारा माने गए, और इन्होंने काव्य हेतु के बदले काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। एक आचार्य श्याम देव हुए, इन्होंने काव्य कर्म में कवि की समाधि यानी मन की एकाग्रता को सर्वोत्कृष्ट साधन माना। ये कहते हैं
कि मन की एकाग्रता ही काव्य का हेतु। मंगल नाम के कवि में इन्होंने अभ्यास को काव्य का हेतु माना, प्रधान कारण माना। आज राजशेखर की बात करें तो राजशेखर ने समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति को काव्य का हेतु एकमात्र कारण माना। यानी कहते हैं कि शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती है। ठीक है, राजशेखर कहते हैं कि शक्ति ही प्रतिभा और व्युत्पत्ति को जन्म देती, तो समाधि एवं अभ्यास से उत्पन्न शक्ति काव्य हेतु का एकमात्र कारण है। ठीक है, आचार्य मम्मट के अनुसार शक्ति यानी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये इनका समन्वय ही काव्य हेतु है। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों का समन्वय काव्य हेतु है। तीनों मिलकर के काव्य हेतु बनते हैं, पृथक पृथक नहीं बनते हैं। तो वाग्भट के अनुसार प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति विभूषण है और अभ्यास उसके सृजन को बढ़ाने वाला है। ठीक है, ये लिखते हैं कि प्रतिभयो च कवीनाम काव्यम करण कारणम व्युत्पत्ति अभ्यासो तस्या एवं संस्कार कारको। वाग्भट कहते हैं यानी प्रतिभा ही कवियों के काव्य और कारण का कारण है, काव्य और उसके सृजन का कारण है। और प्रतिभा को काव्य का कारण मानकर व्युत्पत्ति अभ्यास और तस्या संस्कार कारक, यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास को उसका संस्कार कारक मानते हैं प्रतिभा। ठीक है, तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों के सृजन को ही बताते हैं, तो मुख्य प्रतिभा को मानते हैं। केशव प्रसाद मिश्र के अनुसार प्रतिभा ही काव्य का निर्माण का कारण है। ये इनके अनुसार प्रतिभा काव्य का कारण है, व्युत्पत्ति एवं अभ्यास उसके उपकारक हैं। प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्तिस्तु विभूषणम भ्रशोत्पत्ति कृतम्यासा काव्यस्य व्यवस्थिति। यानी ये कहते हैं कि प्रतिभा ही काव्य निर्माण का कारण है। फिर महिम भट्ट की बात करें तो महिम भट्ट ने शक्ति और व्युत्पत्ति को समवेत रूप से काव्य का हेतु माना। ठीक है, शक्ति और व्युत्पत्ति को ये काव्य का हेतु मानते हैं और गौण रूप से अभ्यास का संकेत देते हैं, यानी अभ्यास को भी कहीं ना कहीं सम्मिलित कर लेते हैं। हेमचंद्र की बात करें तो हे प्रतिभा काव्य का हेतु है। हेमचंद्र के अनुसार प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के संस्कारक है। ठीक है, ये कहते हैं कि प्रतिभा के संस्कारक क्या है, व्युत्पत्ति और अभ्यास, और प्रतिभा ही काव्य का हेतु है। प्रतिभा के दो भेद माने हैं हेमचंद्र ने, सहजा और औपाधिकी, ये हेमचंद्र ने माने हैं। फिर जयदेव की बात करें, जयदेव शुद्ध मतलब व्युत्पत्ति को इन्होंने श्रुत कहा। श्रुत यानी व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा ही कविता का हेतु है, ये जयदेव कहते हैं। जगन्नाथ के अनुसार काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है। जगन्नाथ भी कहते हैं कि प्रतिभा ही, केवल ये प्रतिभा को ही मानते हैं, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। ये इनका एक विलक्षण मत आया, सबसे अलग मत है इनका, यानी काव्य का कारण कवि में रहने वाली प्रतिभा है और उस प्रतिभा वो क्यों रहती है, व्युत्पत्ति और अभ्यास के कारण प्रतिभा का जन्म होता है, ये ऐसा ये बताते हैं। इनका मत इन्होंने एक तरह से दिया, व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के कारण है और प्रतिभा के कारण काव्य है। ठीक है, ये जगन्नाथ के अनुसार काव्य का भेद है। फिर रीतकालीन आचार्यों की दृष्टि में काव्य हेतु क्या है, रीतकालीन आचार्यों ने काव्य हेतु के रूप में किसे परिभाषित किया, तो सूरत मिश्र के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीन काव्य के हेतु हैं। ठीक है, सूरत मिश्र के अनुसार शक्ति, व्युत्पत्ति, अभ्यास, ये तीन काव्य हेतु हैं। और श्रीपति के अनुसार इन्होंने शक्ति को सुपूर्ण विशेष कहा। इनके अनुसार शक्ति क्या है, सुपूर्ण विशेष है और इसका प्रतिभा से भेद किया है इन्होंने। ठीक है, तो ये शक्ति को एक तरह से काव्य का हेतु मानते हैं। और जगन्नाथ प्रसाद भानु के अनुसार शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीन काव्य के हेतु हैं। अब मुख्य रूप से इस तरह से हम ये स्वीकार कर सकते हैं, ये मानते हैं कि काव्य के जो हेतु हैं वो तीन हैं, एक तो प्रतिभा, दूसरी व्युत्पत्ति, तीसरी अभ्यास। ठीक है, तो किसी ने प्रतिभा को मुख्य किया, किसी ने अभ्यास को मुख्य किया, तो कहीं ना कहीं सबने इस प्रतिभा को मुख्य कारण माना है। ठीक है, काव्य के हेतु का और व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी। अब प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन तीनों को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रतिभा क्या है, प्रतिभा किसे कहते हैं। काव्य का सबसे प्रमुख कारण किसको माना गया, प्रतिभा को ही माना गया। वामन ने जिसको जन्मांतर से प्राप्त संस्कार कहा,
आचार्य वामन कहते हैं प्रतिभा क्या है, जन्मांतर से प्राप्त संस्कार है, इसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता है, और अगर होता है तो वो हास्य का कारण बनता है। ठीक है, मान लीजिए तो कहते हैं ना कि किसी के अंदर उसने 5 वर्ष की उम्र में ही वो कविता करने लगा, वो 10 वर्ष की उम्र में कविता करने लगा, तो क्यों करने लगा, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात वो प्रतिभा है, काव्य सृजन की प्रतिभा है उसके अंदर। तो वही कहते हैं आचार्य वामन की प्रतिभा ही मुख्य कारण है, जन्मांतर से प्राप्त होती है और इसके बिना काव्य रचना नहीं हो सकती, अगर होती है तो फिर वो हास्य का कारण बनती है। मम्मट के अनुसार, मम्मट ने प्रतिभा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया, और वामन की भांति ये भी कहते हैं कि शक्ति कवित्व का बीज रूप कोई संस्कार विशेष है जिसके बिना काव्य प्रसूत नहीं होता, यदि होता है तो उपहास ही उपासनीय होता है। ये मम्मट और वामन की एक तरह से एक जैसी मत है, काफी मिलते जुलते। वो भी यही कहते हैं कि शक्ति कवित्व का बीज, यानी कवित्व का बीज रूप शक्ति यानी प्रतिभा है, उसके बिना काव्य सृजन नहीं हो सकता। रुद्रट भी प्रतिभा को शक्ति कहते हुए मत प्रकट किया। ठीक है, तो मन की एकाग्र अवस्था में अभिधेय का अनेक रूपों में प्रस्फुरण होता है, वो ये कहते हैं। ठीक है, फिर भट्टोत के अनुसार नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा प्रतिभा है, प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा है ना, ये कहते हैं। तो राजशेखर जो बुद्धि सार्थक समूह को, अलंकार तंत्र को, कहने के ढंग को और ऐसी अन्य बातों को हृदय में प्रतिभाषित करते उसे प्रतिभा कहते हैं। तो इन सभी विद्वानों ने प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना। तो प्रतिभा की बात करें, जयदेव कहते हैं, जयदेव ने भी प्रतिभा के महत्व का प्रतिपादन किया, और वो कहते हैं कि प्रतिभा रूपी बीज अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति अभ्यास मिट्टी और जल के समान है। ठीक है, यानी प्रतिभा श्रुताभ्यास सहिता कविताम प्रति हेतु मृदुम्ब संबद्ध बीजोत्पत्ति लतारम्यु। ठीक है, यानी कि बीज अंकुरित करने के लिए, प्रतिभा रूपी बीज को अंकुरित करने के लिए व्युत्पत्ति और अभ्यास रूपी अभ्यास क्या है, मिट्टी के और जल के समान है। तो राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए, कार्यत्री प्रतिभा और भावित्री प्रतिभा। कार्यत्री प्रतिभा क्या है, कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कार्यत्री प्रतिभा होती है। ठीक है, यानी कि जो कविता करने वाले में जो प्रतिभा होती है, कार्यत्री प्रतिभा एक तरह से कहलाती है। दो तरह की ये प्रतिभा, ये इसके 3 भेद बताए राजशेखर ने कार्यत्री प्रतिभा के। एक होती है सहजा, यानी कि जो जन्म से ही जिसको प्राप्त होती है वो सहजा कहा जाता है, जन्मांतर के संस्कारों की अपेक्षा रखने वाली, यानी हमें जन्म से ही वो चीज प्राप्त है तो वो सहजा हो गई। ठीक है, एक होती प्रतिभा है आहार्या, यानी वर्तमान जन्म के संस्कार से उत्पन्न, हमारे संस्कारों से उत्पन्न जो प्रतिभा हमको प्राप्त हुई, जो हमने अर्जित की, वो आहार्य मतलब अर्जित करना, जो प्रतिभा हमने अर्जित करी वो आहार्य कहलाती है। और औपदेशिकी तीसरा होता है प्रतिभा का भेद। औपदेशिकी मतलब तंत्र मंत्र इत्यादि साधनों से जो प्रतिभा उत्पन्न हुई वो औपदेशिकी प्रतिभा होती है। ठीक है, तो सहजा प्रतिभा क्या होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। आहार्य प्रतिभा का विकास शास्त्र अध्ययन के द्वारा, हम जब वेदों पुराणों का अध्ययन करके जो ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, जो संस्कार हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, वो हमारी आहार्य प्रतिभा हो गई, जिसको जो अभ्यास के द्वारा संभव होती है। ठीक है, तो ये 2-3 भेद किए इन्होंने कार्यत्री प्रतिभा के। और जगन्नाथ ने भी प्रतिभा के 2 भेद किए, आदृष्ट और व्युत्पत्ति। हेमचंद्र ने कौन से किए, सहजा और औपाधिकी। ठीक है, तो ये कार्यत्री प्रतिभा की बात है। अब बात आती है भावित्री प्रतिभा, जो भावक में होती है, भावक का उपकार करने वाली, यानी हृदय के अंदर जो होती है प्रतिभा। ठीक है, आपने कविता की रचना की, हमारे अंदर कविता को समझने की क्षमता ही नहीं है, प्रतिभा ही नहीं है, आपने क्या लिखा हमें क्या मतलब, तो वो क्या है, हमारे अंदर आपके उस काव्य को समझने की जो प्रतिभा है वो भावित्री प्रतिभा है। ठीक है, यानी भावक का उपकार करने वाली प्रतिभा भावित्री प्रतिभा होती है। भावक से तात्पर्य होता है जो सहृदय से, सहृदय कहलाता है, यानी जो काव्य का अधिकारी होता है, जो पाठक होता है वो भावक होता है। ठीक है, वही भावक कहलाता है। तो ये प्रतिभा कवि के श्रम एवं अभिप्राय का बोध कराती है। ठीक है, आपने क्या लिखा वो हमने समझा, वो भावक है। ठीक है, तो ये प्रतिभा भावत्री प्रतिभा कहलाती है, और ये प्रतिभा भावक में होती है, जिसके द्वारा जो उस भावत्री प्रतिभा के द्वारा हम काव्यानंद प्राप्त करते हैं।
रुद्रव्य प्रतिभा के दो भेद करते हैं, एक सहजा, सहजा मतलब स्वाभाविक रूप से उत्पन्न, उत्पाद्य जो अन्य शास्त्र अध्ययन अभ्यास सत्संग आदि से जो प्राप्त हो गई वो उत्पाद्य होती है। ठीक है, तो ये प्रतिभा की बात हो गई। अब बात आती है व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, बहुज्ञता जिसको कहते हैं, या कह सकते हो प्रगाढ़ पांडित्य, ठीक है, वो व्युत्पत्ति कहलाती है, जो कहीं ना कहीं काव्य का हेतु है, काव्य सृजन में सहायक है। ठीक है, तो प्रगाढ़ पांडित्य बहुज्ञता अथवा ज्ञान ये व्युत्पत्ति कहलाता है। भामह कहते हैं, भामह आचार्य भामह के अनुसार व्युत्पत्ति का अर्थ है छंद व्याकरण कला लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विवेक। ठीक है, ये क्या है, व्युत्पत्ति है, जहां हमें छंद व्याकरण कला लोक स्थिति और पदार्थों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और इन ज्ञान इससे प्राप्त जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ वो व्युत्पत्ति है। राजशेखर भी कहते हैं उचित अनुचित का विवेक ही व्युत्पत्ति है। ठीक है, जो हमें सही गलत का ज्ञान कराए, आभास कराए, वो व्युत्पत्ति है। राजशेखर ने व्युत्पत्ति का अर्थ बहुज्ञता बताया। मम्मट ने व्युत्पत्ति के लिए निपुणता का प्रयोग किया और कहा कि ये निपुणता बराबर संसार को देखने और काव्य शास्त्र आदि के सम्यक अध्ययन से प्राप्त होती है। ठीक है, उसी व्युत्पत्ति को ही मम्मट निपुणता कहते हैं। ठीक है, व्युत्पत्ति को निपुणता कहते हैं, जहां हम कहते हैं ना, जिसको हम प्रगाढ़ पांडित्य कहते हैं, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, बहुज्ञता कहते हैं, उसी को वो निपुणता कहते हैं कि आपने उस क्षेत्र में निपुणता हासिल की है। ठीक है, तो ये निपुणता किसकी होती, कहते हैं संसार को देखने और काव्य शास्त्र आदि के सम्यक अध्ययन से ये हमें निपुणता आती है, जो काव्य सृजन का कारण बनती है। तो शक्ति निपुणता लोक शास्त्र तस्याद वेक्षणात्, सभी आचार्यों ने प्रतिभा को व्युत्पत्ति का संस्कारक माना है। ठीक है, और इसके विपरीत राजशेखर क्या कहते हैं, राजशेखर ने आचार्य मंगल के मत का उल्लेख किया, जो कहते हैं कि व्युत्पत्ति प्रतिभा से श्रेष्ठ है। ये क्या कहते हैं, प्रतिभा काव्य का हेतु है, राजशेखर कहते हैं, लेकिन प्रतिभा का हेतु व्युत्पत्ति है, व्युत्पत्ति प्रतिभा का हेतु, ये उल्टा कहते हैं ना, और अपना मंतव्य देते हैं कि प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों समवेत रूप से श्रेष्ठकर हैं। तो ये व्युत्पत्ति का मतलब हुआ। व्युत्पत्ति से तात्पर्य समझ लिया सभी ने, व्युत्पत्ति का मतलब ज्ञान या पांडित्य या ऐसा ज्ञान जो हमें उचित अनुचित का विवेक दे। ठीक है, उचित अनुत्पत्ति की अनुचित की उत्पत्ति हम उसको समझ सके, बहुज्ञता, ठीक है, या निपुणता कह सकते हो, वो व्युत्पत्ति कहलाती है। अभ्यास की बात करें, अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास। अभ्यास का मतलब निरंतर प्रयास। तो निरंतर प्रयास से कवि की अभिव्यंजना, भावाभिव्यक्ति में अधिक प्रांजलता, माधुर्य इत्यादि का संचार होता है। तो अभ्यास तो हम सभी समझते हैं, किसी भी चीज में अगर हम अभ्यास करेंगे निरंतर, तो उसमें हमें निपुणता ही हासिल होनी है। ठीक है, तो निरंतर हम प्रयास करते हैं तो वो है अभ्यास। तो निरंतर, राजशेखर के अनुसार निरंतर प्रयास करते रहना ही अभ्यास है। तो दंडी ने प्रतिभा का महत्व स्वीकार किया, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि पूर्व वासना जन अद्भुत प्रतिभा के न रहने पर, शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर वाणी अवश्य अनुग्रह करती है। ठीक है, मतलब आचार्य दंडी कहते हैं कि अगर आपके पास वो प्रतिभा नहीं है, जन्मजात प्रतिभा नहीं है कि आप काव्य सृजन कर सकें, वो ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा नहीं है, तो आप शास्त्र अध्ययन और अभ्यास से वाणी की उपासना करने पर कहते हैं आप वाणी, ये अभ्यास और शास्त्र अध्ययन करने से वाणी आप पर अवश्य अनुग्रह करती है, आप काव्य सृजन कर सकते हैं अगर आप शास्त्र अध्ययन और अभ्यास करते हैं निरंतर। ठीक है, तो सभी आचार्यों ने अभ्यास को प्रतिभा का पोषक तत्व माना है। ठीक है, अभ्यास के बिना कहते हैं सभी तरह की जो प्रतिभाएं हैं वो कुंठित ही हो जाती। फिर समाधि की बात करें, समाधि, कुछ आचार्य समाधि को भी काव्य का एक हेतु मानते हैं। समाधि से तात्पर्य है, राजशेखर कहते हैं कि मन की एकाग्रता, समाधि का मतलब मन की एकाग्रता ही समाधि है, ये भी काव्य का एक हेतु है। अगर आपका मन एकाग्र नहीं है तो आप कैसे काव्य सृजन कर सकते हैं, तो कहते हैं वो समाधि, मन की एकाग्रता राजशेखर के अनुसार ये भी काव्य का हेतु है।
श्यामदेव कहते हैं कि काव्य कर्म में कवि की समाधि सर्वोत्कृष्ट साधन है। और राजशेखर ने समाधि को अभ्यांतर प्रयत्न कहा। समाधि क्या है? अभ्यांतर प्रयत्न है, और इसे शक्ति का एक कारण बताया। वामन ने समाधि को अवधान कहा। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान समाधि को भी इसे भी काव्य के हेतु के अंतर्गत कहते स्थान देना चाहिए समाधि को। और डॉक्टर अमरनाथ का मत है कि समाधि न केवल काव्य रचना बल्कि प्रत्येक रचना कार्य के लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार हम बात अगर करें, संक्षेप में बात करें काव्य हेतु की, तो काव्य हेतु के संबंध में 4 दृष्टिकोण हमारे सामने आते हैं। पहला दृष्टिकोण वो आता है जो विद्वान सिर्फ प्रतिभा को अनिवार्य हेतु मानते हैं काव्य का। ऐसे विद्वानों में आचार्य भामय का नाम आता है, वामन का नाम आता है, आचार्य आनंदवर्धन, आचार्य मम्मट, इन लोगों का नाम आता है जो सिर्फ प्रतिभा को अनिवार्य हेतु माना है जिन्होंने। और दूसरा मत उनका आता है जो व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है तथा प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है। ये मत मानने वाले हैं आनंदवर्धन और मम्मट। ठीक है, ये लोग कहते हैं कि प्रतिभा और अभ्यास तो काव्य के हेतु हैं, लेकिन प्रतिभा काव्य का अनिवार्य हेतु है, ये ऐसा मानते हैं। और प्रतिभा काव्य का हेतु है, व्युत्पत्ति अभ्यास प्रतिभा के हेतु है, ऐसा किसने कहा? तो ये कहा हेमचंद्र ने, वाग्भट द्वितीय ने और जगन्नाथ ने। ठीक है, जो कहते हैं प्रतिभा काव्य का हेतु है और व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के हेतु है। तीसरा मत ये हुआ। और चौथा मत जो है कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है। ठीक है, ऐसा कौन किसने कहा? एकमात्र समर्थक है दंडी। आचार्य दंडी कहते हैं कि प्रतिभा के अभाव में भी काव्य सृजन हो सकता है। ठीक है, तो काव्य हेतु पर हिंदी के साहित्यकारों और पाश्चात्य विचारों के मत को अब अगर देखें, ये तो संस्कृत के आचार्यों की बात हो गई। हिंदी के मत की बात करें तो सर्वप्रथम मध्यकालीन आचार्यों में काव्य हेतु की चर्चा की कुलपति मिश्र ने अपने रस रहस्य में। तो ये कहते हैं कि सत्य, व्युत्पत्ति और अभ्यास तीनों को भी कहते हैं, यानी शब्द अर्थ जिनते बने नीकी भांति कवित्व शुद्ध ध्यान समरथ तिन कारण कवि को चित्त। तो ये कवित्व का कारण कहीं शक्ति, कहीं व्युत्पत्ति, कहीं अभ्यास, कहीं तीनों को जानते हैं, बताते हैं। ठीक है, भिखारी दास की बात करें तो ये शक्ति को जन्मजात मानते हुए तीनों काव्य हेतुओं को इन्होंने स्वीकार किया। कहते हैं शक्ति कवित्र बनाइए जिन जन्म नक्षत्र में दीनी विधाता। ठीक है, फिर श्रीपति की बात करें, इन्होंने 6 काव्य हेतु बताए। वाक्य सरोज नाम में इन्होंने लिखा है शक्ति निपुणता लोकमत विपत्ति और अरु अभ्यास अरु प्रतिभा ते होत है ताको ललित प्रकाश। श्रीपति ने ये 6 काव्य हेतु माने। सोमनाथ के अनुसार बात करें तो सोमनाथ ने कवि की रचना को श्रवण कर पुनः पुनः अभ्यास करना काव्य का हेतु कहा। गुरु कृपा या देव कृपा को ये काव्य का हेतु मानते हैं। प्रताप शाही की बात करें तो संस्कृत यानी संस्कार वृत्ति और अभ्यास को ये काव्य का हेतु मानते हैं, जो शक्ति व्युत्पत्ति और अभ्यास ही कह सकते हैं तरह से। रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो शुक्ल जी ने प्रतिभा को काव्य का मुख्य हेतु माना है, और ये व्युत्पत्ति और अभ्यास को भी इन्होंने महत्व प्रदान किया है। ये रसवादी आलोचक है और उनका काव्य विवेचन रस सिद्धांत के अनुकूल आता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो ये कहते हैं कि कवि के लिए जिस बात की सबसे अधिक जरूरत होती है वह प्रतिभा है। ठीक है, तो ये भी प्रतिभा को मानते हैं और द्विवेदी जी ने व्युत्पत्ति और अभ्यास के महत्व को भी स्वीकारा, और वो कहते हैं कि जिस कवि को मनोविकारों और प्राकृतिक बातों का यथेष्ट ज्ञान नहीं है वह कदापि अच्छा कवि नहीं बन सकता। कविता के लिए प्रतिभा आवश्यकता होती है प्रतिभा की, और बिना प्रतिभा के कोई कवि नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बताते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नगेंद्र कहते हैं, डॉक्टर नगेंद्र ने प्रतिभा को सर्वाधिक महत्व दिया और इन्होंने प्रतिभा को चेतना माना। प्रतिभा क्या है इनके अनुसार? चेतना है, और ये कहा कि चेतना अनुभूति, चिंतन, विचार, संकल्प, कल्पना इत्यादि क्रियाएं संपादित करती है। निराला जी की बात करें तो निराला प्रतिभा मानव मन को उत्कृष्ट प्रदान करने वाली बंधन रहित शक्ति है निराला जी के अनुसार।
यह एक दैवी शक्ति है, निराला जी कहते हैं। कला की सुगंध की तरह महाकवि की प्रतिभा भी अपनी छोटी सी सीमा में संतुष्ट नहीं रहना चाहती है। ठीक है, तो छायावादी कवियों ने प्रतिभा के साथ साथ व्युत्पत्ति को महत्व दिया। पंत जी की बात करें तो पंत जी प्रतिभा लोक मार्ग की निर्देशिका है कहते हैं। व्युत्पत्ति के भीतर अध्ययन, लोक दर्शन और प्रकृति का साक्षात्कार को स्थान मिलना चाहिए कहते हैं। तो ये भी प्रतिभा की बात करते हैं। महादेवी की बात करें तो साहित्य सृजन केवल इच्छा, रुचि या व्यवस्था का परिणाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक विशेष प्रतिभा, उसे संभव करने वाली मानसिक गठन की आवश्यकता होती है। तो ये भी प्रतिभा को काव्य का हेतु मानते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो इन्होंने प्रतिभा को मूर्धन्य स्थान दिया। ये भी प्रतिभा को विशिष्ट स्थान देते हैं और ये कहते हैं आगे जी कि लोक दर्शन से प्राप्त अनुभव, पूर्व कवियों के ग्रंथों का अध्ययन एवं मनन, रचना, अभ्यास, इनको ये काव्य का अंग मानते हैं और प्रतिभा को प्रमुखता से स्वीकार कर सबको एक सूत्र में आबद्ध करने वाली शक्ति का रूप दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी प्रतिभा की बात करते हैं आगे जी। दिनकर जी की बात करें तो इन्होंने भी प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास को सामूहिक रूप से काव्य सृजन का हेतु माना। ठीक है, ये तीनों को मानते हैं और प्रतिभा को निसर्ग सिद्ध इन्होंने माना। प्रतिभा को ईश्वरीय देन स्वीकार करने में ये विमत दिखाते हैं। ठीक है, तो ये प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास सामूहिक रूप से। अब पाश्चात्य मत की बात करने का थोड़ा सा, पाश्चात्य विद्वान किसको काव्य का हेतु मानते हैं तो प्लेटो के अनुसार, प्लेटो कहते हैं ना ईश्वरीय प्रेरणा, दैवी प्रेरणा है काव्य सृजन का परिणाम, तो प्लेटो ने प्रेरणा को काव्य हेतु माना है। ये मत प्रतिपादित किया है कि प्रेरणा के अभाव में कोई स्फुरण संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इनके अनुसार प्रेरणा है काव्य का, और इनके अनुसार दैवी प्रेरणा एक तरह से होती है। अरस्तु के अनुसार प्लेटो के जो शिष्य थे इन्होंने प्रतिभा को महत्व दिया और कहा कि प्रतिभा जन्मजात होती है, ये मैन ऑफ बॉर्न टैलेंट। ठीक है, ये प्रतिभा को मानते हो और जन्मजात प्रतिभा को स्वीकारा। और होरेस की बात करें तो होरेस ने प्रतिभा के साथ साथ अभ्यास को भी महत्व दिया। क्रोंचे की बात करें तो क्रोंचे ने स्वयं प्रकाश, ज्ञान और बाह्य व्यंजना को महत्व देते हुए प्रतिभा और अभ्यास को काव्य हेतु के रूप में विशेष महत्व दिया। ठीक है, तो ये भी प्रतिभा और अभ्यास की बात करते हैं। जॉनसन की बात करें तो जॉनसन ने 3 काव्य हेतु मानी। प्रतिभा, इसे वह प्रकृति प्रदत्त मानते हैं, व्युत्पत्ति, लोक ज्ञान और अभ्यास, ये 3 चीजें ये काव्य हेतु के लिए मानते हैं। ठीक है, तो काव्य हेतु के जो स्मरणीय तथ्य हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जो पढ़े हैं अभी तक वही चीजें यहाँ पर सारी दी गई हैं। ठीक है, मुख्य जो श्लोक हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, विद्वानों ने किसको काव्य का हेतु माना, तो ये यहाँ से आप याद कर लीजिए। प्रतिभा के विषय में सभी के जो कथन दिए गए हैं, भट्टोत ने नवनमेष शालिनी प्रज्ञा प्रतिभा, अग्नि पुराण में कवि काव्य संसार का प्रजापति है, अग्नि पुराण कहता है। ठीक है, कवि काव्य संसार का प्रजापति है। वामन, प्रतिभा कवित्व का बीज है। रुद्र, प्रतिभा को शक्ति कहते हैं। राजशेखर, प्रतिभा को किसी कवि में जन्मजात होती है ऐसा कहते हैं। प्रसन्न पदावली, नए नए अर्थों और युक्तियों का उद्बोधन करने वाली, ये वाग्भट कहते हैं प्रतिभा को। ठीक है, रुद्र ने 2 भेद किए प्रतिभा के, सहजा और उत्पाध्या। राजशेखर ने 2 भेद किए प्रतिभा के, कार्यत्री और भावित्री। फिर कार्यत्री के 3 भेद करते हैं, सहजा, उत्पाध्या, आहार्या और औपदेशिकी। ठीक है, तो ये सभी की संस्कृत के जो इनकी उक्तियां हैं ये परीक्षाओं में आती हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अपारे काव्य संसारे कवि रहो प्रजापति, अग्नि पुराण ने कहा। प्रज्ञा नवन वोन में शालिनी प्रतिभा प्रज्ञा मता, काव्यम तु जायेत जातु कश्चित प्रतिभावता भामे ने कहा। कवितस्य बीजम प्रतिभानम वामन की है। प्रतिभैव च कवि नाम काव्यकरण कारकम, व्युत्पत्ति अभ्यासो तस्या एव संस्कार कारको न तो काव्य हेतु। हेमचंद्र कहते हैं तस्य च कारणम कविगता केवला प्रतिभा। रस गंगाधर जगन्नाथ जी लिखते हैं मनसि सदा सुसमाधिनी विस्फुरण मनेक धा अविधेयश। ठीक है, फिर रुद्रट का आता है कि अक्लिष्टानि पदानि च विभंत यस्मासो मसो शक्ति, रुद्रट का है। ठीक है,
तो ये सारे सभी उक्तियां आप एक बार इससे पढ़िएगा। फिर व्युत्पत्ति के शब्द में मम्मट ने व्युत्पत्ति को निपुणता कहा, राजशेखर ने व्युत्पत्ति को बहुज्ञता कहा, मंगल देव ने व्युत्पत्ति को प्रतिभा से श्रेष्ठ माना। ठीक है, तो ये सारा सभी ने अपने अपने तरीके से सबको परिभाषित किया। तो काव्य हेतु यहाँ से पूरा हो जाता है। कल की क्लास में हम लोग काव्य प्रयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, काव्य प्रयोजन पे कल की क्लास पे चर्चा होगी। किसी को कोई डाउट हो तो बता सकता है।